गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अनुभव पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब मतलब रोज ही गुजरते हैं और शायद नफरत भी करते हैं। इंतजार करना। हाँ। चाहे वो बैंक की लाइन हो, डॉक्टर का क्लिनिक हो या फोन पर कस्टमर केयर का इंतजार। हाँ, और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है जी, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वे वेटिंग टाइम मैनेजमेंट की रणनीतियों और सिद्धांत पर आधारित है। और आज हमारी इस पड़ताल का मिशन ये समझना है कि कंपनियां हमारे इस इंतजार के अनुभव को कंट्रोल करने के लिए कौन सी साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक तरकीबें अपनाती हैं। ये सिर्फ असल में इंतजार कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमें कैसा महसूस होता है उसके बारे में है। और मजे की बात तो ये है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। ये विषय सर्विस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, स्रोत ये साफ कहता है कि लंबा इंतजार वो सीधा कस्टमर में असंतोष पैदा करता है। तो मैनेजमेंट 2 लेवल पे होता है। हाँ, मैनेजमेंट 2 स्तरों पर होता है। एक कि वास्तविक समय को कम किया जाए, और दूसरा हमारे दिमाग के साथ खेलकर इंतजार के एहसास को ही बदल दिया जाए। तो चलिए इसी मनोवैज्ञानिक खेल की परतों को खोलते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि भाई अगर लाइन लंबी है तो ज्यादा काउंटर खोल दो, हाँ, ज्यादा कर्मचारी लगा दो। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद लगता है कि ये सबसे आसान पर शायद सबसे अधूरा जवाब है। हाँ, ये एक आम धारणा है। स्रोत इसे सेवा क्षमता बढ़ाना कहता है, और ये जरूरी भी है, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। सोचिए, अगर आपने एक बैंक में 5 नए काउंटर खोल दिए, पर उन सभी का कंप्यूटर सिस्टम धीमा है या कर्मचारियों को ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, तो क्या होगा? तो बस 5 और धीमी लाइनें बन जाएंगी। हाँ, और शायद ग्राहकों का गुस्सा और बढ़ जाएगा कि इतने सारे लोग होते हुए भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल। इसलिए दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी सिद्धांत है सेवा की कुशलता में सुधार। एफिशिएंसी। हाँ, एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि प्रोसेस को बेहतर बनाना, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना। असल खेल क्षमता का नहीं बल्कि प्रवाह का है, कि काम कितनी आसानी से और तेजी से आगे बढ़ता है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। स्रोत में सेल्फ सर्विस कियोस्क, ऑनलाइन बुकिंग, एटीएम, इन सब का जिक्र है। ये तो हम हर जगह देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन कियोस्क ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी है। पहले जहां हर किसी को लाइन में लगना पड़ता था, अब बहुत से लोग अपना काम खुद करके निकल जाते हैं। ये बोझ को बांटने का एक शानदार तरीका है। कंपनियां काम का एक हिस्सा ग्राहक को ही दे देती हैं, और ग्राहक भी अक्सर खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसे नियंत्रण का एहसास होता है और काम तेजी से हो जाता है। इसी तरह रेस्टोरेंट में अपॉइंटमेंट सिस्टम को देखिए, ये अनिश्चितता को खत्म कर देता है ना? हाँ। आपको पता होता है कि आपकी टेबल 8 बजे तैयार होगी, तो आप 7:45 पर पहुंचकर आराम से बैठ सकते हैं, बजाय इसके कि आप दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करें और सोचते रहें कि पता नहीं कब नंबर आएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज है जिस पर मैं हमेशा सोचती हूँ और सोर्स में भी इसका जिक्र है
ये सिंगल क्यू सिस्टम, मतलब कई काउंटरों के लिए एक ही लंबी लाइन। देखने में तो वो लाइन बहुत डरावनी लगती है। मुझे तो लगता है कि कई छोटी लाइनें देखकर साइकोलॉजिकली कम डर लगता है, भले ही असल में ज्यादा समय लगे। क्या इससे लोग घबराकर भाग नहीं जाते? हाँ, ये बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सवाल है और आपका सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि एक लंबी लाइन दिमाग पर भारी लगती है। लेकिन अनुभव और शोध बताते हैं कि ये सिस्टम ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर काम करता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है निष्पक्षता का मनोविज्ञान। एक ही लाइन में पहले आओ पहले पाओ का नियम पूरी तरह लागू होता है। कोई भी व्यक्ति जो आपसे बाद में आया है, उसे आपसे पहले सर्विस नहीं मिल सकती। और इससे वो भयानक एहसास भी खत्म हो जाता है कि मैंने गलत लाइन चुन ली। अरे ये तो मेरे साथ हर सुपरमार्केट में होता है। हाँ। मैं बकायदा हिसाब लगाती हूँ कि किसके कार्ट में कम सामान है, फिर भी मेरी बगल वाली लाइन, जिसमें एक परिवार पूरे महीने का राशन खरीद रहा होता है, मुझसे पहले निकल जाती है। इससे ज्यादा निराशा किसी और चीज में नहीं होती। बिल्कुल सही नस पकड़ी आपने। ये गलत लाइन चुनने का तनाव, ये इंतजार के अनुभव को बहुत ज्यादा कड़वा बना देता है। हाँ, सिंगल क्यू सिस्टम इस तनाव को जड़ से खत्म कर देता है। आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, ये चिंता किए बिना कि बाकी दुनिया आपसे तेज चल रही है। भले ही असल समय उतना ही लगे। हाँ, भले ही असल समय उतना ही लगे, लेकिन मानसिक शांति कहीं ज्यादा होती है। तो हाँ, लाइन लंबी दिख सकती है, पर वो ज्यादा न्यायपूर्ण और कम तनावपूर्ण महसूस होती है। ठीक है, तो ये तो हुई लाइन को असल में छोटा करने या उसे ज्यादा निष्पक्ष बनाने की बात। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कंपनियां ज्यादा काउंटर नहीं खोल सकती या सिस्टम नहीं बदल सकती। लाइन तो लंबी है और हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से असल जादू तो यहाँ शुरू होता है कि कंपनियां कैसे हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं ताकि हमें वो इंतजार महसूस ही ना हो। सही कहा। अब हम वास्तविक समय के प्रबंधन से निकलकर महसूस किए जाने वाले समय के प्रबंधन में आ रहे हैं, और यहां मनोविज्ञान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। स्रोत दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: आराम मतलब कंफर्ट, और व्यस्तता मतलब ऑक्यूपेशन। आराम की बात करें तो ये काफी सीधा लगता है। हाँ, इंतजार की जगह पर बैठने के लिए सोफे हो, एयर कंडीशनिंग हो, शायद हल्का संगीत चल रहा हो, और हाँ, आज के जमाने का सबसे बड़ा हथियार, मुफ्त वाईफाई। बिल्कुल। किसी सरकारी दफ्तर की टूटी हुई बेंच और एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल की लॉबी में इंतजार करने के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ सुविधाओं की बात नहीं है, ये माहौल की बात है। एक आरामदायक माहौल आपके दिमाग को संकेत देता है कि सब ठीक है, आप सुरक्षित हैं, आप आराम कर सकते हैं। तो तनाव का स्तर अपने आप कम हो जाता है। और फिर 15 मिनट का इंतजार चुभता नहीं है। नहीं चुभता। लेकिन अगर आपको धूप में या शोर शराबे वाली भीड़ में खड़े रहना पड़े, तो वही 15 मिनट एक घंटे जैसे लगते हैं। और दूसरा हिस्सा है लोगों को व्यस्त रखना। ये तो हम सबने अनुभव किया है। डॉक्टर के क्लिनिक में रखी पुरानी पत्रिकाएं, हाँ, दुकानों में विज्ञापन दिखाने वाली टीवी स्क्रीन, या रेस्टोरेंट के बाहर लगा मेन्यू, जिसे पढ़ते पढ़ते समय निकल जाता है। ये एक बहुत बड़े सिद्धांत से जुड़ता है जिस पर शोध जोर देता है। कौन सा सिद्धांत? कि खाली समय भरे हुए समय की तुलना में ज्यादा लंबा महसूस होता है। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो वो सिर्फ गुजरते हुए सेकंड और मिनट गिनता है, जिससे समय बहुत धीरे धीरे कटता हुआ महसूस होता है। हाँ, लेकिन अगर दिमाग किसी चीज में लगा हुआ है तो वो समय पर ध्यान ही नहीं देता। अरे, इससे मुझे वो ह्यूस्टन एयरपोर्ट वाला मशहूर किस्सा याद आ गया। यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें अपना सामान लेने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। हाँ, वो क्लासिक केस स्टडी है। तो एयरपोर्ट ने और कर्मचारी लगाकर सामान पहुंचाने का समय कम कर दिया, लेकिन शिकायतें बंद नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने यात्रियों के आने वाले गेट को बैगेज क्लेम एरिया से और दूर कर दिया। अच्छा। हाँ, अब यात्रियों को वहां तक पहुंचने में ज्यादा चलना पड़ता था। नतीजा, चलने में लगने वाला समय बढ़ गया और सामान का इंतजार करने का समय लगभग खत्म हो गया। मतलब वास्तविक समय उतना ही था। हाँ, वास्तविक समय उतना ही था, लेकिन खाली इंतजार का समय वो चलने फिरने के व्यस्त समय में बदल गया और शिकायतें वो लगभग बंद हो गईं। कमाल है, मतलब उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की। उन्होंने बस इंतजार के एहसास को बदल दिया। बिल्कुल। और मुफ्त वाईफाई इसी का आधुनिक रूप है। हाँ, ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है। नहीं, ये ग्राहक को एक व्यक्तिगत और उत्पादक दुनिया में वापस डाल देता है। जब आप अपने ईमेल चेक कर रहे होते हैं तो आप इंतजार नहीं कर रहे होते, आप काम कर रहे होते हैं या दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। सही। कंपनी ने आपके खाली समय को आपकी अपनी उत्पादकता से भर दिया है। तो अब तक हमने देखा कि कंपनियां कैसे असल समय कम करती हैं
और कैसे समय के एहसास को बदलती हैं। स्रोत में एक और रणनीति का जिक्र है जो इन दोनों के बीच कहीं आती है, लोगों को ये बताना कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा। जैसे किसी रेस्टोरेंट में आपको बताया जाता है कि सर लगभग 20 मिनट लगेंगे, या कॉल सेंटर पर आवाज आती है आपका अनुमानित प्रतीक्षा समय 5 मिनट है। ये जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा संबंध अनिश्चितता से है। देखिए, हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। हाँ, ये ना जानना कि क्या होने वाला है या कितना समय लगेगा, ये तनाव और बेचैनी का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ। जब आप लाइन में खड़े होते हैं और आपको कोई अंदाजा नहीं होता कि कितना समय लगेगा, तो हर गुजरता मिनट आपको और परेशान करता है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि 20 मिनट लगेंगे, तो आपका दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस कर लेता है। सही? भले 20 मिनट लंबा समय हो, पर कम से कम एक निश्चितता तो है। हाँ। एक मंजिल दिख जाती है। बिल्कुल। ये जानना कि 20 मिनट लगेंगे, ये ना जानने से कहीं बेहतर है कि कितना समय लगेगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पारदर्शिता और नियंत्रण के बारे में है। नियंत्रण कैसे? जब आपको समय बता दिया जाता है तो नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। अब आप ये तय कर सकते हैं कि आपको 20 मिनट इंतजार करना है या आप कोई और काम करके बाद में वापस आ सकते हैं। मतलब असहाय महसूस नहीं होता। हाँ, और ये ग्राहक के अनुभव के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, स्रोत में बताई गई आखिरी रणनीति है प्राथमिकता, मतलब प्रायोरिटाइजेशन। इसमें कुछ ग्राहकों को दूसरों पर तरजीह दी जाती है। जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर, अस्पतालों में आपातकालीन मामलों के लिए अलग व्यवस्था, या फिर एयरपोर्ट पर बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए अलग तेज लाइन। हाँ, ये तो उस सिंगल क्यू वाले निष्पक्षता के नियम को सीधे सीधे तोड़ता है ना? ये तो साफ साफ भेदभाव लगता है। हाँ। पहली नजर में ये भेदभाव ही लगता है, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है कि निष्पक्षता की असली परिभाषा क्या है। क्या निष्पक्षता का मतलब है कि हर किसी के लिए नियम एक समान हो, यानी पहले आओ पहले पाओ, या निष्पक्षता का मतलब है कि जरूरत के आधार पर सेवा दी जाए, जैसा अस्पतालों में होता है, या फिर जैसा कि एयरलाइंस करती हैं, भुगतान के आधार पर जिसने ज्यादा पैसे दिए उसे बेहतर और तेज सेवा मिलेगी। क्या ये निष्पक्ष है? ये एक नैतिक और व्यावसायिक दोनों तरह का सवाल है। स्रोत इसे एक वैध रणनीति के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका मतलब है कि कंपनियां अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के आधार पर निष्पक्षता को अलग अलग तरीके से परिभाषित करती हैं। जैसे एक अस्पताल के लिए जीवन बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए वहां निष्पक्षता का मतलब इमरजेंसी को पहले देखना है, और यह समाज को स्वीकार्य है। और एयरलाइन? एक एयरलाइन एक व्यावसायिक संस्था है, उनका मॉडल ही इस पर आधारित है कि अलग अलग कीमत पर अलग अलग स्तर की सेवा दी जाए। जो ग्राहक ज्यादा भुगतान कर रहा है उसे बेहतर सेवा देना उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। तो यहाँ निष्पक्षता को ग्राहक के मूल्य से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। मतलब निष्पक्षता का कोई एक मतलब नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, अस्पताल, बैंक या एयरपोर्ट। और कंपनियां इसी परिभाषा का इस्तेमाल अपनी कुछ लाइनों को दूसरों से तेज चलाने के लिए करती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि लाइनों का प्रबंधन सिर्फ लोगों को तेजी से आगे बढ़ाने का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लॉजिस्टिक्स, मनोविज्ञान और ग्राहकों की उम्मीदों को संभालने का एक बहुत ही जटिल खेल है। हाँ, ये एक बहुआयामी समस्या है जिसके बहुआयामी समाधान है। अतिरिक्त कर्मचारी लगाने जैसे ठोस कदमों से लेकर बैठने की आरामदायक जगह और मुफ्त वाईफाई देने जैसी मनोवैज्ञानिक तरकीबों तक, हर चीज का एक ही उद्देश्य है, ग्राहक के असंतोष को कम करना। हाँ, ग्राहक के असंतोष को कम करना। और मुझे लगता है कि यहाँ से सीखने वाली सबसे बड़ी बात वास्तविक प्रतीक्षा समय और महसूस किए गए प्रतीक्षा समय के बीच का अंतर है। घड़ी पर 10 मिनट गुजरे हैं, ये एक तथ्य है, लेकिन वो 10 मिनट आपको 5 मिनट जैसे लगे या 20 मिनट जैसे, ये आपका अनुभव है। और कंपनियां इसी अनुभव पर काम कर रही हैं। एकदम सही। कई सबसे प्रभावी रणनीतियां, जैसे लोगों को व्यस्त रखना या इंतजार की जगह को आरामदायक बनाना, वो घड़ी को तेज नहीं चलाती, वे असल समय को कम नहीं करती, लेकिन वो हमारे दिमाग के लिए इंतजार के अनुभव को बहुत कम दर्दनाक और ज्यादा सहनीय बना देती हैं। पूरा खेल इस बारे में है कि समय को कैसे महसूस किया जाता है, न कि सिर्फ उसे कैसे मापा जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और ये हमें एक अंतिम विचार पर लाता है। देखिए, स्रोत उन सभी रणनीतियों के बारे में बात करता है जो कंपनियां ग्राहकों पर इस्तेमाल करती हैं।
तो ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन सिद्धांतों को समझने से एक ग्राहक के तौर पर हमारा अपना व्यवहार कैसे बदल सकता है। अच्छा सवाल है। जब हम जानते हैं कि वेटिंग रूम में टीवी क्यों लगा है, या एक लंबी दिखने वाली सिंगल लाइन असल में क्यों ज्यादा कुशल और निष्पक्ष है, तो क्या ये हमें और अधिक धैर्यवान बनाता है, या बस हमें इस हेरफेर के प्रति अधिक जागरूक और शायद थोड़ा शकी बना देता है। अगली बार जब हम खुद को इंतजार करते हुए पाएं, तो इस पर सोचने के लिए ये एक अच्छा सवाल है ना?